हमारा जो के शेप्ड रिकवरी है, के शेप्ड रिकवरी इंडिया के केस में क्यों अब पिक्चर में आ गया, क्योंकि फर्स्ट वेव जब थी तो हमें लगता था कि हमारी रिकवरी कैसे होगी, हमारी रिकवरी वी शेप्ड होगी। ऐसे अगर आपकी इकोनॉमी नीचे आई है इस तरीके से, ठीक है, अगर आपकी ऐसे जानी चाहिए थी, मान लो आपकी जीडीपी स्तर पे बढ़नी चाहिए थी, वो इस तरीके से नीचे आई है, तो हमें लग रहा था अचानक से ऐसे ऊपर भी चले जाएगी, लेकिन अब ये कुछ पार्ट तो ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें फर्स्ट वेव के बाद ऐसा लग रहा था कि रिकवर कर जाएगा, लेकिन उसके बाद अब सेकंड वेव आ गई, लॉकडाउन बढ़ गया, और उसके बाद अब थर्ड वेव भी आने वाली है। अब ऐसे केस में आपकी इकोनॉमिक रिकवरी जो होगी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वी शेप्ड हो, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो आपका डेटा है, जो लेटेस्ट हमारे पास फिगर है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि हमारी जो इकोनॉमी होगी वो किस तरह से रिकवर होगी। पहले इस तरह से जीडीपी आपकी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अब क्या है, हमारी स्लो डाउन हुआ तो नीचे आई। अब नीचे आके कुछ पार्ट तो इसका वापस ऊपर चला जाएगा, जो सेक्टर ग्रो कर जाएगा, कुछ पार्ट आपका इसका नीचे ही जाएगा, तो ये के बनाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया के केस में हो सकता है वी शेप्ड रिकवरी ना होकर के शेप्ड रिकवरी। ठीक है, तो इसलिए आपका के शेप अब न्यूज में है, तो वी शेप्ड और के शेप्ड। के शेप्ड में क्या होता है, कुछ सेक्टर्स आपके ग्रो कर जाते हैं और कुछ सेक्टर्स आपके नीचे चले जाते हैं। ठीक है, होगा ना, कुछ सेक्टर्स तो ग्रो कर जाएंगे और कुछ डाउन ही जाते जाएंगे, जब तक उनमें प्रोडक्शन आपका कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं बढ़ेगा, डिमांड उसकी नहीं बढ़ेगी, वो नीचे जाते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए के शेप्ड रिकवरी के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो के शेप्ड और वी शेप्ड में ये फर्क है। क्या होता है कि आपके सारे जो आपके सेक्टर्स हैं सारे आपके नीचे जाते हैं, और फिर वो काफी टाइम तक नीचे रहते हैं, फिर वो ऊपर आते हैं, तो वो यू शेप बनाता है। ठीक है, लेकिन हमारे केस में ऐसा है कि कुछ सेक्टर्स आपके ग्रो करेंगे, तो वो आपका के शेप, तो वी भी ठीक है, के भी ठीक है। ठीक है, कुछ सेक्टर्स तो ग्रो कर ही रहे थे। तो ये आपका, किसने पूछा था, डाउट क्लियर है, के शेप रिकवरी वाला। की शिफ्ट रिकवरी अब पिक्चर में है, क्यों है, क्योंकि इंडिया के केस में आज हमारे टॉपिक्स कुछ हैं, ये आपके फैक्चुअल, मतलब फैक्चुअल क्या, थोड़े से मतलब जनरल टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इनका इकोनॉमी से ऐसा कुछ खास लेना देना नहीं है कि भाई इनमें कोई पूरी इकोनॉमी है या कुछ समझने वाला है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो न्यूज में चलता है। तो जो चल रहा है पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, जो अभी जैसे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये वही से रिलेटेड ये तीनों बिल है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चलता रहता है हमेशा, क्या होता है ईओडीबी, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे आज। तो ऐसे करके कुछ आपके टॉपिक्स रहे हैं, जेंडर बजटिंग वगैरह, वो इसके बाद कवर हो जाएगा, तो आपका इस तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास माइक्रो की है, कल और परसों भी क्लास लूंगा, सैटरडे संडे को। शायद सैटरडे संडे में नहीं हो पाएगा कंप्लीट, आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को एक क्लास और लेनी पड़ेगी, फिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स देख लेते हैं, इनमें पढ़ने वाला है और बस पढ़ के समझने वाला है। कोई डाउट होगा तो आप पूछना। ठीक है, तो पहला है असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, 1955 का, इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या कहता है, गवर्नमेंट कुछ चीजों का एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर देती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है, ताकि उनकी होर्डिंग ना हो सके, जमाखोरी, काला बाजार, ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है उनको, अब एसेंशियल कमोडिटीज में कुछ भी डिक्लेयर कर सकती है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसेंशियल कमोडिटीज में आप बोलो कि सर क्या क्या आता है, तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे अलग अलग चीजों को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर करती है। तो एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर करने के बाद आप उनकी होल्डिंग नहीं कर सकते, स्टोरेज नहीं कर सकते एक लिमिट से ज्यादा। ये इसलिए किया जाता है ताकि उनकी सप्लाई बनी रहे।
सिस्टम में सप्लाई बनेगी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को क्या कर दिया, रिफॉर्म कर दिया है। रिफॉर्म करने का मतलब क्या है, उससे काफी कुछ चीजों को बाहर निकाल दिया है। क्यों बाहर निकाला है, उसके पीछे रीजन ये है कि ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जा सके। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जा सके। अभी तक क्या था कि आपने एसेंशियल कमोडिटीज को स्टोर नहीं कर सकता, उनको होल्डिंग नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर जिन चीजों को बाहर निकाल दोगे तो उनको क्या है, स्टोर किया जा सकता है, उनकी होल्डिंग की जा सकती है। इसके पीछे रीजन यही है कि भाई ज्यादा प्रोडक्शन होगा उन चीजों का। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर अगर इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। आप अलाउ कर दो ना उनको, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही फार्मर्स को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। एसेंशियल, और जरूरत पड़ी अगर ऐसा लगेगा गवर्नमेंट को कि इनकी प्राइसेस आपकी बढ़ गई हैं होर्डिंग से, तो गवर्नमेंट उनको वापस से रेगुलेट कर सकती है उनके प्राइसेस को। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की जरूरत है ही नहीं, आज की डेट में जरूरत नहीं है। पहले जरूरत होती थी क्योंकि पहले सब कुछ गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी। आजकल तो प्राइवेट, आपको पता है कि प्राइवेट जो प्लेयर्स है उनका काफी कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो एसेंशियल कमोडिटीज को रिफॉर्म करने के पीछे यही कारण है कि प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जा सके। ठीक है, उन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, इसलिए तो आपका अमेंडमेंट किया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। और उसमें आपके क्या क्या चीजों को निकाल दिया, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, अनियन, पोटैटोज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल। अब जैसे मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मुझे लगा दी, तो मुझे मान लो चिप्स बनानी, पोटैटो चिप्स, तो भाई उसके लिए मैं पोटैटो क्या करूंगा, स्टोर करूंगा ना, वो तो मुझे चाहिए। लेकिन आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा के इसको उसमें डाल रखा है, तो मैं इनको होल्डिंग नहीं कर सकता। तो कैसे मैं पोटैटो चिप्स बनाऊं? तो आपको फूड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी इम्पीटस देना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आगे बढ़े, तो उसके लिए भी आपको ये चीजें निकालनी पड़ेगी बाहर। ठीक है, और जितना ज्यादा आप प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करोगे, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे, फार्मर से प्रोड्यूस करेगा फार्मर, ज्यादा ज्यादा उनको पैसा मिलेगा। एसेंशियल कमोडिटीज में डालने का कोई लॉजिक था नहीं। ठीक है, तो अगर आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह को प्रमोट करना है, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर निकाल दो। आप फ्री मार्केट में बिकेगा सामान, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मिलेंगे। तो पहला तो इसने क्या है, काफी कुछ चीजें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर निकाल दी। दूसरा क्या लेके आई गवर्नमेंट ने, एक और बिल लेके आई, ऑर्डिनेंस, जिसपे आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें क्या है, आपका एपीएमसी से बाहर किसान अपना सामान बेच सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मार्केट। अभी क्या होता है, एपीएमसी मंडी में जाके आपको सामान बेचना होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, वहां पे कार्टेल बना हुआ है, और जो फार्मर्स है उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। So cabinet also approved ordinances to remove restrictions on farmers selling their produce outside notified market yards. Notified market yards क्या होते हैं, आपके एपीएमसी, ठीक है, मंडी, as well as to facilitate contract farming। दो बिल लेके आइए, पहला तो ये एपीएमसी से बाहर बेच सकते हैं। ठीक है, पहला तो आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रिफॉर्म किया है, पहला बिल। दूसरा आपका एपीएमसी मंडी जो है आपकी, उससे बाहर बेच सकते हैं। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ किया। ठीक है, तो ये तीन बिल के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखो ये भी अच्छी चीज है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अभी देखते हैं आगे। ये भी अच्छी चीज है और ये भी अच्छी चीज है, खराब इनमें कुछ भी नहीं है। मैंने आपको आपके टेलीग्राम वाले चैनल पे अभी एक आंसर लिख के मतलब भेजा है, वो इसी से रिलेटेड है, फार्मर प्रोटेस्ट। ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ लेना, हैंड रिटन है मेरा, देख लेना एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। तो क्या इनके दी अमेंडमेंट, क्या फायदे होंगे इससे? दी अमेंडमेंट विल डीरेगुलेट द प्रोडक्शन, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करो, स्टोरेज, कितना स्टोरेज करो, मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फूड कमोडिटीज, रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे। ठीक है, बाय रिमूविंग दी private sector's fear of excessive regulatory interference, the center hopes to increase private and foreign investment, especially in cold storage facilities and the modernization of food supply chain। अभी आपने रेगुलेशन लगा रखे तो वो बेचारे नहीं आ पाते,
Adequate processing and storage facilities will reduce wastage and increase income for farmers of perishable commodities. अभी किसानों का अगर टमाटर ज्यादा हो गए नहीं बिके तो उसको फेंकने पड़ते हैं। अगर आपने प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व कर लिया तो वो अपने स्टोरेज बना के रखेगा, कोल्ड स्टोरेज वहां पे स्टोर करके रखेगा, तो वो तो फार्मर से प्रोक्योर कर ही सकता है, फार्मर को फेंकना तो नहीं पड़ेगा अगर ज्यादा में प्रोडक्शन हो जाए। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, the amendments allows regulation during war, famine, extraordinary price rise and natural calamity while providing exemptions for exports and processor at such time as well. इसका मतलब ये है कि अगर आप में इसमें से कोई भी सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन में वॉर, फेमाइन, ठीक है, आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज हो गया बहुत ज्यादा या कोई नेचुरल कैलेमिटी आई तो गवर्नमेंट उस समय उनको रेगुलेट कर सकती है। जैसे अभी तो बाहर डाल दिया तो उस समय रेगुलेट कर सकती है ताकि वो इजीली अवेलेबल हो। लेकिन उस केस में भी एक्सपोर्टर्स और जो आपके प्रोसेसर्स है, फूड प्रोसेसर, इनको उस समय भी नहीं करेगी रेगुलेट, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होनी चाहिए ना पॉलिसी की आज आप कुछ बोल रहे हो कल कुछ बोल रहे हो। हाँ, उसके अलावा जो आपकी नॉर्मल सप्लाई है उसमें रेगुलेट कर सकती है ताकि इजीली अवेलेबल, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आपको, कोई ऐसा कुछ है। अब पहला बिल कौन सा है आपका? द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। पहला कौन सा है? द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, ठीक है, ये ब्रैकेट वाला याद रखो ना रखो। तो पहला है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, aims to open up agriculture marketing outside notified mandis for farmers and also remove barriers to interstate trade. While both agriculture and market are state subjects, देखो इसी वजह से states इतना ज्यादा इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर और एपीएमसी जो है अपना वो स्टेट सब्जेक्ट है। The center is counting on the fact that trade and commerce in foodstuffs is part of the concurrent list to push through its ordinance. आपको पता है इंटर स्टेट ट्रेड जो है, इंटर स्टेट इन फूडस्टफ वो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो उसको यूज करके सेंटर ने ये आपके ऑर्डिनेंस बनाए, पास किए। अब क्या है, पहला बिल जो है आपका वो किससे रिलेटेड है? द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। ये क्या करेगा? किसानों को अलाउ करेगा कि वो एपीएमसी मंडी से बाहर अपना सामान बेच सके, क्योंकि अभी क्या है एपीएमसी मंडी में उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, कार्टेल बना के रखते हैं लोग। छोटे किसानों के लिए तो बहुत नुकसान है कि आपको एपीएमसी में उनको कॉम्पिटिटिव प्राइसेस नहीं मिलती, ठीक है। मान लो आपको भी जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब है, आपके पास चॉइसेस है कि आप अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी प्राइसेस देखते हो, जो आपको सस्ता लगता है वो लेते हो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखते हो आप, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ बोला जाए कि ये 10 पीस ही है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है, तो आपकी चॉइस लिमिटेड हो गई ना। तो किसानों के केस में भी क्या है, अभी लिमिटेड चॉइस है इनके पास कि कहाँ बेच सकते हो, तो इनको कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं मिलेगी। ये आने के बाद ही कहीं पे भी बेचे। जैसे फार्मर ने मान लो, जैसे आपका अभी होता है ना, आपका अमेजन वगैरह पे आप खरीदते हो, वैसे फार्मर अपना प्रोड्यूस जो है वो ई नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, ई नैम के थ्रू बेचेगा। जैसे हमारे क्या होता है अभी, हमारे भी हम जो सामान खरीदते हैं, जैम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, जैम पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, या सीपीपी, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल। अब क्या है यहाँ पे, जैसे आपका कोई भी है, जैसे मान लो मुझे कल की डेट में अपनी ऑफिस के लिए मान लो मुझे कुछ आपकी कंप्यूटर चाहिए, मान लो आई नीड 100 कंप्यूटर। तो अब क्या है, मैं जाऊंगा जैम पे, वहां देखूंगा कि मैं अपनी जो स्पेसिफिकेशंस है कि मुझे किस तरह का कंप्यूटर चाहिए, मॉनिटर कितना साइज होना चाहिए, ठीक है, कितनी उसकी मेमोरी होनी चाहिए, ठीक है, रैम वगैरह कितनी होनी चाहिए, वो सब देखूंगा मैं। तो मैं जाके यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डाल के देखूंगा तो मेरे पास बहुत सारे वेंडर्स आ जाएंगे कि भाई ये लोग आपको ये सप्लाई कर सकते हैं। तो अब वो वेंडर्स को चॉइस है, उन्होंने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट डाला हुआ है, अब मैं यहाँ से उनसे खरीद लूंगा। ऐसे ई नैम पे किसान अपना प्रोडक्ट डाल देगा कि मेरे पास भाई इतना प्रोडक्शन हुआ है, वीट है या जो भी है, इसकी प्राइस इतनी है,
या फिर वो डाल देगा कि मुझे मिनिमम इतनी प्राइस चाहिए। अब उसके बाद लोग बोली लगाएंगे कि हाँ यार मैं खरीद लेता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ। अब किसान को फायदा, वो बंदा उससे हो जाएगा वहीं पे पोर्टल पे ही, अपना लेके आएगा, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी वही करेगा, जिसने खरीदा वो आएगा किसान के पास, उसका सामान उठाकर ले जाएगा। अभी क्या होता है, मंडी तक किसान को जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह भी उसी को सारी करनी पड़ती है। फिर वहां जाके अगर उसका सामान नहीं बिकता एक दिन में, तो उसको वहां रुकना पड़ता है, उसका भी खर्चा। फिर एपीएमसी मंडी में भी आपका क्या है, जाना होता है, तो उस पर क्या टैक्स लगता है, वहां पे आपको बेचना है तो उस पर भी कुछ टैक्स लगता है। तो यानी यहाँ पे किसान को बड़ी प्रॉब्लम है। फिर कार्टेल फॉर्मेशन होता है, वहां लोगों ने पहले फिक्स किया होता है कि आ रहा है इससे ज्यादा में नहीं लेना, सबने फिक्स किया होता है कार्टेल। तो वही है, वो सारी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी, डायरेक्ट बेच सकता है किसी को भी। और सीधी बात है, देखो किसान प्रोड्यूस कर रहा है, तो भाई उसको चॉइस होनी चाहिए कि वो किसको बेचना चाहता है। इसमें आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि भाई तू एपीएमसी मंडी में आके बेचेगा, उसका सामान है वो किसी को भी बेचे। तो ये एक्ट आने के बाद आपका ये सब चीजें आसान हो जाएगी। तो देखो सेकंड पॉइंट, सेंटर क्या बोलता है, सेंटर का मतलब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। वी आर नॉट टचिंग मार्केट्स, वी आर सिंपली सेइंग दैट द full country outside the physically demarcated premises of mandis run by APMC committee should be open to a farmer to sell his produce to anyone। APMC के बाहर वो किसी को भी बेचे। Why is the farmer who is the producer restricted from selling his own produce? By allowing the farmer more choices, it will raise his income and also reduce wastage and improve quality। क्लियर है ये, समझा दिया मैंने अभी आपको। तो बिल ठीक है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है वो तो अब आप भी जानते हो। आगे क्या बोलता है ये कि ऑलरेडी है ना आपका 60% जो आपका एग्रीकल्चर ट्रेड है वो पहले ही मंडी से बाहर होता है, लेकिन वो कैसा होता है, वो मिडिल मैन के थ्रू होता है। जैसे क्या करेंगे, मिडिल मैन खरीदेंगे फार्मर से, उसको बाहर जाके बेच देंगे। तो फिर आप फार्मर को डायरेक्ट अलाउ कर दो ना भाई, मिडिल मैन कमा रहे हैं अब, तो फार्मर्स को अलाउ कर दोगे तो फार्मर बेचारे डायरेक्ट बेच चलेंगे। ठीक है। In fact, industry sources suggest that 60% of agriculture trade already takes place outside the mandis through unregulated sales. By legalizing and facilitating such sales, the center hopes that farmers will benefit rather than middlemen. Not all states have been on board with these reforms, especially as state governments will not be allowed to levy fees on this sale। अभी एपीएमसी में उनको टैक्स मिलता है। एपीएमसी में जितने भी आपके वो होते हैं, जो आड़तियाज होते हैं, जो वहां पे सामान खरीदते हैं, वो भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं मंडी। तो गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके, वो स्टेट गवर्नमेंट है उसके टैक्स पे तो फर्क पड़ेगा ही। जैसे जीएसटी लाने के बाद फर्क पड़ा था, क्योंकि वैट वाली बहुत सी चीजें आपने जीएसटी में इंक्लूड कर दी, ऐसे ही यहाँ पे भी। इसलिए स्टेट्स आपके अपोज कर रहे हैं, जैसे पंजाब वगैरह, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो फार्मर्स बहुत ज्यादा पंजाब हरियाणा में। दूसरा बिल है आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला, ठीक है। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ordinance is aimed at facilitating contract farming। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, ये फार्मर है, ये आपका कोई प्राइवेट प्लेयर है, मान लो प्राइवेट प्लेयर ऐसा है जो चिप्स प्रोड्यूस करता है, मान लो, तो वो फार्मर को बोलेगा भाई तू मुझे इतने पटेटो प्रोड्यूस करके दे, मैं तेरे से पटेटो खरीदूंगा 20 रुपये पर के। फिक्स कर लिया है, अब ये फिक्स हो गया इनका। अब प्राइवेट प्लेयर इसको सारा सपोर्ट देगा, ठीक है, सीड्स वगैरह का सब कुछ। अब क्या होगा, फार्मर ने प्रोड्यूस किया, मान लो बीच में पटेटो का ओवर प्रोडक्शन हो गया और पटेटो की प्राइस रह गई 10 रुपए पर केजी। अब 10 रुपए पर केजी रह गई तो फार्मर को तो नुकसान होगा, लेकिन यहाँ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पहले से किया हुआ है, तो फार्मर को क्या होगा, 20 रुपीज पर केजी मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात यह, अगर उसकी प्राइस बढ़ती है, मतलब 20 के बजाय 30 होती है, तो ये प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ा के प्राइस देगा। समझ गया। तो यहाँ पे फार्मर क्या है, फार्मर को प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर प्राइसेस में आपका फ्लक्चुएशन होता है तो उसको नुकसान नहीं होगा। और
और सबसे बड़ी बात है आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब फार्मर को पता भी चल गया। आज की डेट में क्या फार्मर सिर्फ व्हीट राइस यही उगाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो एज पर डिमांड उगाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बीजेपी कर रही है, अच्छी चीज है। Where a private buyer contract to purchase a crop at a certain price at the beginning of a season, transferring the risk of market unpredictability from the farmer to the corporate sponsor. However, farmers groups have expressed concern that corporates will benefit more than small farmers from such direct marketing measures and wish to see the specific provisions of the ordinance before welcoming it. क्या बोलते हैं कि स्मॉल फार्मर से उनको नॉलेज नहीं है। सही बात है, वो इलिटरेट इतने पढ़े लिखे तो है नहीं। तो बोला हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे जो उनका एप्रीहेंशन है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे हो सकता है कि वो स्मॉल फार्मर्स की जमीन ही हड़ा दे। मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले उनसे जिसपे ये भी लिखा हो कि भाई प्रोड्यूस के साथ साथ जमीन भी हमारी हो। तो इसलिए इस बिल के स्पेसिफिक प्रोविजंस होने पहले पता होने चाहिए, उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। ये कहना है किसका, आपके फार्मर्स का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको अगर स्मॉल फार्मर भी है तो वो किसी से राय ले सकता है। भाई कंसल्टेंट होंगे वहां पे, आप किसी छोटे मोटे वकील को बुला के ले सकते हो राय कि भाई क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये फालतू की बात है। ये अच्छा रहेगा अगर आ जाएगा तो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफी जगह पे डेवलप कंट्रीज में चलता है। ठीक है, तो ये दो बिल है आपके। ठीक है, पहला आपका कौन सा है, एपीएमसी से बाहर, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और तीसरा आपका एसेंशियल कमोडिटीज है। इन तीनों में रिफॉर्म किया गया, फार्मर्स को फायदा पहुंचा। ठीक है, तो इनका मैंने आपको आंसर लिख के दिया है, वो देख लेना। उसमें मैंने सब लिखा है कि अगेंस्ट में क्या है, फेवर में क्या है। ठीक है, वो एक बार देख लेना, कि ग्रुप उस पर डाल दिया मैंने टेलीग्राम वाले ग्रुप। आज ही जाके देख लेना, इन तीनों बिल के बारे में लिखा है। फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टेट क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, अगेंस्ट में क्या पॉइंट है, और लास्ट में कंक्लूजन पे लिखा होगा। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक आंसर लिखा है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना पड़ेगा अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहिए तो। ठीक है, तो ये दोनों आंसर लिखे आपके ग्रुप में है, देख लें। दूसरा टॉपिक है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं थोड़ा पहले, थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि एनपीपी आपकी ड्रग्स की प्राइस को कंट्रोल करती है ना। मैंने आपको पढ़ाया था जब वो आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ाया था, या पीस क्लॉज जब पढ़ाया था बाली वाला, तब मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में। तो क्या है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, पता तो है ही आपको, 1997 में बनी थी। ठीक है, द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी is a government regulatory agency that controls the prices of pharmaceutical drugs in India. National Pharmaceutical Pricing Authority was constituted via government resolution. देखो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से कॉन्स्टिट्यूट हुई है, इसलिए ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टेट्यूटरी बॉडी। डेटेड 29 अगस्त 1997। और कौन से डिपार्टमेंट में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में आती है, उसके अंडर काम करती है। और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब पीस क्लॉज वाला कंसेप्ट हुआ था, कि जब इंडिया ने ये एनपीपीए ने काफी ड्रग्स को किसमें डाल दिया था, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन पे डाल दिया था। तो फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने इसको ऑर्डर दिया था कि दिस इज नॉट अंडर योर पावर। ठीक है, तो इसके पास कोई ज्यादा पावर नहीं। अपनी पावर कहाँ से लेती है, ड्रग प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्डर। द एनपीपीए publishes list of medicines and their maximum selling price. The latest DPCO was released in 2013, which has a list of 384 drugs. ठीक है, इसके बाद भी रिवाइज हुआ हो तो देख लेना, लेकिन इससे पहले जो लेटेस्ट हुआ था वो 2013 में हुआ था। और उसके बाद एक बार शायद 2018 में हुआ है, देख लेना कि 2018 में कोई ड्रग्स चेंज हुई है, लेकिन इतनी है, 10-20 ऊपर नीचे होती रहती है। 384 ड्रग्स आपकी ऐसी हैं जिनको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डाला है। ठीक है,
It is an independent regulator for pricing of drugs and to ensure availability and accessibility of medicines at affordable prices. ठीक है, ये याद रखना कि भाई इसका अफोर्डेबल प्राइसेस कौन डिसाइड करता है, हमारे यहाँ पे एनपीपी, ठीक है। लेकिन वो पावर कहाँ से लेती है, डीपीसीओ से, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। और ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कौन इशू करता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो मेन जो है इसमें वो मिनिस्ट्री है, ये एनपीपी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, किस मिनिस्ट्री, ठीक है। मैंने आपको बोला ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कुछ, ये इसके फंक्शंस है, घर पे बैठ के आराम से पढ़ना सारे फंक्शन, ठीक है। आज स्लाइड्स मैंने भेज दिए, कुछ नहीं है इसमें, बोल बच्चे इसमें तो 5 भी याद रखोगे बहुत बड़ी बात है। वैसे तो कोई आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा एनपीपी के फंक्शंस क्या है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको सिर्फ आता ही एनपीपी है, कि मुझे कोई ड्रग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, आपको कुछ नहीं आता, आपको एनपीपी याद आ रहा है, तो वही लिख के आओ, कुछ तो लिखोगे, ठीक है। कुछ तो लिखो, उसको लगे कि हाँ भाई कुछ तो लिखा है। तो 3-4 फंक्शन याद कर लेने, ऑर्डर में लिखे हो, ठीक है। वही सारी चीजें लिखी हुई है जो अभी मैंने देखा बताया, ठीक है। तो इसको घर पे पढ़ना आराम से शांति से, आगे चलते हैं। अब है आपका कॉबवेब फिनोमेना, ये भी न्यूज में था, कॉबवेब फिनोमेना समझा देता हूँ, ये सारा इतना ज्यादा आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर पे एक बार रीड कर लेना, लेकिन इसका पूरा आपको मैं समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, समझ लो बात। कॉबवेब फिनोमेना क्या कहता है आपका, कॉबवेब तो आप जानते ही हो, मकड़ी के जाले जो होते हैं। क्या होता है कि ऐसा होता है कि मान लो इस साल आपने कुछ प्रोड्यूस किया, मान लो पल्सेज ही आपने प्रोड्यूस किया, पल्सेज का प्रोडक्शन होता है। कॉबवेब फिनोमेना किसके रेस्पेक्ट में आपका सिग्निफिकेंट है, एमएसपी के रेस्पेक्ट में, सिग्निफिकेंस है एमएसपी के रेस्पेक्ट में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। समझो क्यों मिनिमम सपोर्ट, क्यों क्यों किसान लोग आपके राइस और वीट ही उगाते हैं ज्यादा, तो उसका एक रीजन कॉबवेब फिनोमेना है। कॉबवेब फिनोमेना आपको क्या कहता है, मान लो हमने पल्सेस प्रोड्यूस करी, पल्सेस का प्रोडक्शन किया और पल्सेस की प्राइसेस बहुत अच्छी मिली, मान लो ये आपका 20 मार्केट। अब मुझे क्या लगेगा कि अब जैसे मान लो यहाँ पे 2021 है, अब मुझे क्या लगेगा, सारे किसानों को क्या लगेगा कि यार लास्ट ईयर पल्सेस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, पल्सेस मतलब पल्सेस का पैसा बहुत अच्छा मिला, प्रोडक्शन तो उसका नॉर्मल था, कि पल्सेस की प्राइस बहुत अच्छी मिली, तो एक काम करते हैं इस साल पल्सेस का प्रोडक्शन ही करते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, तब पल्सेस प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर उसके पैसे अच्छे मिले। अब ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो इसकी प्राइसेस डाउन चली जाएगी, तो क्या होगा, फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सोचा था प्राइस ज्यादा बढ़ेंगी लेकिन वो तो कम होगी। इसलिए किसान वही चीज उगाते हैं जिसपे एमएसपी मिलता है, ताकि अगर नीचे भी जाए तो एमएसपी तो कम से कम हमें मिले। तो ये ऐसा जो पैटर्न है, ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा देखा जाता है, कि लास्ट ईयर जिसमें प्रोडक्शन हुआ उसका प्रोडक्शन आपने किया और उसकी प्राइसेस कम हो गई, सीधी बात है ना, सब इसी को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आपका एग्जांपल मैं देता हूँ, आप लोग क्या करते हो, आपके पॉलिटिकल साइंस जो था उसमें सबको नंबर आ जाता था पहले ऑप्शन में, तो लोग क्या करते थे, देखते थे यार इसको भी नंबर आ गया, इसको भी नंबर आ गया, सबने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। अब अगर सब पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो सबको तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे ना, कुछ ही को आएंगे नंबर तो अच्छे। तो इस वजह से क्या होता था, जिनका पॉलिटिकल साइंस अच्छा भी नहीं होता था, इंटरेस्ट भी नहीं होता था, वो भी लेके बैठ गए, तो क्या होगा अल्टीमेटली, आपके मार्क्स उसमें कम आएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर आने से थोड़ा ना सबको अच्छे। यहाँ पे भी ऐसा ही है, पल्सेस का प्रोडक्शन हुआ, उस साल अच्छी प्राइसेस मिल गई, तो अगले साल अगर सभी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्राइसेस अपने आप कम हो जाएगी। तो ये है आपका कोवेब फिनोमेना, इसलिए एमएसपी पे लोग इसलिए वो चीज प्रोड्यूस करते हैं जिसपे एमएसपी मिलता है, ताकि अगर प्राइसेस कम भी हो तो कम से कम वो प्रोटेक्टेड हो। देखो इसको क्या लिखा है,
ये वाली लाइन देखो, निकोलस कैल्डोर analyzed the model in 1934, coining the term Cobweb theorem. The Cobweb phenomena is highly prevalent in agriculture in general and pulses in particular, seen widely in the plummeting production of tur dal, pigeon pea in Maharashtra last year. The Cobweb model explains how a small economic shock can shift the market into a long-term disequilibrium position. इस वाले पैरा में क्या लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया, इस वाले कि भाई कैसे आप प्रीवियस ईयर में प्रोडक्शन आपको अच्छी प्राइसेस मिलती है तो आप अगले साल भी उनका प्रोडक्शन करते हो तो वो क्या हो जाती है, आपकी ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, उसकी वजह से उसकी प्राइसेस कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ लिखिए लाइन, This, however, might lead to overproduction and cause prices to slump that year, thus leading to losses. Such cyclical price fluctuations are more severe in markets where speculators are banned from hoarding goods to sell them later at a higher price. होता क्या है, Cobweb फिनोमेना क्या होगा, आपने दाल है, पल्सेस का ओवर प्रोडक्शन होता है। अब क्या है, ओवर प्रोडक्शन हुआ तो अब तो आपको तो बेचनी है क्योंकि आपने प्रोड्यूस करी है, सड़क पे तो फेंकोगे नहीं, तो आप कम कम प्राइसेस पे बेचोगे। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे अलाउ कर दूं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रिफॉर्म कर दूं और अलाउ कर दूं कि इसके आप स्टोरेज कर सकते हो, तो आप स्टोरेज कर सकते हो तो प्राइवेट प्लेयर खरीद के और स्टोर करके रखेगा, तो यहाँ पे फिर नहीं होगा Cobweb फिनोमेना। तो यहाँ पे ये वही बोल रहा है कि जहां पे आपके स्पेकुलेटर्स आर बैंड फ्रॉम होर्डिंग गुड्स टू सेल देम लेटर एट ए हायर प्राइस, अगर अलाउ कर दो आप तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिस इज योर Cobweb। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये याद रखना प्रीलिम्स के लिए कि Cobweb फिनोमेना क्या होता है। तो यहाँ का मौसम ऐसा है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम मेन टॉपिक एमएस पे। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे देख लेते हैं, छोटा टॉपिक है ये। आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या याद रखना पेपर के लिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 सब इंडाइसेस है, मतलब 10 चीजों को देखा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहला क्या है, स्टार्टिंग है बिजनेस। तो बिजनेस आप कितनी आसानी से स्टार्ट कर सकते हो कहीं पे, फिर कंस्ट्रक्शन परमिट्स आपको कितनी आसानी से मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे मिलता है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर कितनी आसानी से करा सकते हो, कितनी आसानी से लोन मिलता है, क्रेडिट, इन्वेस्टर्स को क्या प्रोटेक्शन है, टैक्सेस पे करना कितना आसान है, अक्रॉस बॉर्डर ट्रेड किस तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से एनफोर्स होते हैं, और इंसॉल्वेंसी किस तरीके से रिजॉल्व होती है। तो ये 10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंटों को देखा जाता है। इन 10 पॉइंटों के बेसिस पे अलग अलग आपको रैंकिंग होती है, 10 के बेसिस पे अलग अलग रैंकिंग होती है। इसकी अलग रैंकिंग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, सबकी अलग अलग होगी, और उन सबका फिर एवरेज निकाल के आपको एक कॉमन रैंकिंग है। तो इंडिया ने इन सब में इम्प्रूव किया है, बस अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आए, तो इंडिया ने अपनी इम्प्रूव किया काफी रैंक। अब इंडिया 63 रैंक पे। ठीक है, ये देखो। और इसको रिलीज कौन करता है आपका, आपका रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये याद रखना। ये भी दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 10 पॉइंट के बारे में पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, और 2-3 बार पूछा जा चुका है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक। जितना अच्छा रैंकिंग होगा आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि पता है कि हाँ भाई यहाँ पे आसानी से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, आसानी से कंस्ट्रक्शन परमिट मिल जाएगा। तो इंडिया का अभी 63 है रैंक, 190 कंट्रीज में से लेटेस्ट जो रैंक है। और इंडिया ने देखो
142 रैंक था 2014 में जब बीजेपी पार्टी आपकी आई थी, और अब 63 पे ले आई है। ठीक है, अभी भी 63। तो आप देखो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, 79 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो जितना जो आपका ईओडीबी में जितना अच्छा रैंक आपको होगा, उतना ही ज्यादा आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा। तो दोनों चीजें याद रखना, कौन कब आया है, मतलब कौन पब्लिश करता है, कौन से 10 पॉइंट है, और रैंकिंग क्या है। ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखना पड़ेगी। अब चलते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज एमएसपी। एमएसपी न्यूज में रहता है, आप सुनते रहते हो, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट है। अभी भी फार्मर्स का भी प्रोटेस्ट यही चल रहा है कि भाई बिल आने के बाद ये मिनिमम एमएसपी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सुनते हो गए आप बार बार कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो एमएसपी होता क्या है, हर साल गवर्नमेंट कुछ क्रॉप्स ऐसी है जिन पे एक प्राइस डिक्लेयर करती है। जैसे मान लो वीट है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपसे ₹800 पर क्विंटल वीट खरीदेंगे। अब मान लो वीट का ओवर प्रोडक्शन हो गया और वीट की प्राइस हो गई 600, लेकिन फिर भी आप सेफ हो क्योंकि गवर्नमेंट आपको 800 रुपए देगी, आपसे 800 रुपए देके खरीद ले। तो गवर्नमेंट हर साल एमएसपी डिक्लेयर करती है, कुछ कुछ आपकी क्रॉप्स हैं उनकी। ठीक है, अराउंड 22 क्रॉप्स की डिक्लेयर करती है। वो 22 क्रॉप्स की जो एमएसपी डिक्लेयर करती है, उस पर अगर आपका ओवर प्रोडक्शन हो गया और ओवर प्रोडक्शन की वजह से अगर उसके प्राइसेस आपकी कम भी हो गए, डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ेगी किसानों को। तो एक तरह से एमएसपी क्या है, किसानों को प्रोटेक्ट करती है कि भाई अगर आपकी उसी चीज का ओवर प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि यार एग्रीकल्चर में पता तो है, पता चला सारे किसानों को मूड हो गया कि चलो यार वीट ही प्रोड्यूस करते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ पर आपको पता ही है, ज्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है, राइस का होता है, तो उनका ओवर प्रोडक्शन कभी भी हो सकता है। तो ओवर प्रोडक्शन हो गया तो किसान अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ी अगर उसको, तो वो कैसे उसका काम चलेगा, क्योंकि वो तो सारे काम आपके लोन लेके करता है, उसके ज्यादा पैसा तो होता नहीं। कुछ किसानों को छोड़ दो बस, जो बिग लैंड और से पंजाब वगैरह वगैरह। तो एमएसपी क्या है, वो रेट है जिसपे गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रेन्स परचेज करती है फार्मर से। ठीक है, और एमएसपी किस लिए दिया जाती है, ताकि प्राइस वोलेटिलिटी को आप क्या कर सको, किसानों को प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, तो अब एमएसपी कैसे कैलकुलेट होती है, कौन करता है, वो देखेंगे। अभी आप ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द एमएसपी इज द रेट एट विच द, एमएसपी पे क्वेश्चन आया है बहुत बार, ठीक है ना, मेंस में, प्रीलिम्स में, एट विच द गवर्नमेंट बाइज ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, रीजन बिहाइंड द आइडिया ऑफ एमएसपी इज टू काउंटर price volatility of agricultural commodities due to the factors like variation in their supply, lack of market integration and information asymmetry। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि भाई अगर कहीं पे भी किसी भी तरह की प्राइस वोलेटिलिटी है किसी भी वजह से, तो उससे प्रोटेक्ट करती है किसको, फार्मर्स। और एमएसपी में एक नाम फेमस है जिसके पीछे ही एमएसपी है, स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। आगे कोई डाउट हो आपको कहीं से पूछ लेना। ठीक है, इनमें कोई ऐसा है नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा बस कंसेप्चुअल अब आएगा आपका माइक्रो। ठीक है, माइक्रो में तो सिर्फ वही है, ग्राफ ही ग्राफ बता रहे हैं। अब फिक्सेशन कैसे फिक्स होती है एमएसपी, वो देखो। द एमएसपी इज फिक्स्ड ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द, ये याद रखना, रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, याद रखना, रिकमेंडेशन, सीएसी, सीएसीपी रिकमेंड करता है। याद रखना ये वर्ड सीएसीपी, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, मतलब हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीएसीपी रिकमेंड करता है, लेकिन फाइनल डिसाइड कौन करता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये तो रिकमेंड करता है बस, फाइनल डिसीजन कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होता है। ठीक है, तो जब आपको एमएसपी डिसाइड करनी है तो आप कौन कौन सी चीजों को पिक्चर में लेते हो, डिमांड और सप्लाई को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, A2+FL मेथड, आगे देखते हैं A2+FL मेथड क्या होता है, प्राइस ट्रेंड्स इन द मार्केट,
वो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। ऐसा तो है नहीं ना कि मैं वीट की प्राइस कर दूं फिक्स 100 रुपए पर क्विंटल पे, नहीं ना, सब चीजें देखनी पड़ेंगी मुझे कि भाई डिमांड किस तरह की है, सप्लाई किस तरह की है, ठीक है। फिर इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, आपस की क्रॉप में कितना डिफरेंस है। फिर मिनिमम ऑफ 50% एज द मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर फार्मर 100 रुपए में प्रोड्यूस कर रहा है तो फार्मर को कम से कम 150 तो देने पड़ेंगे, ठीक है ये। और लास्ट में लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ऐसा भी नहीं कि एमएसपी पे बहुत ज्यादा हाई कर दूं, मान लो 800 करनी थी और मैंने 1600 कर दी, तो अब 1600 में हम खरीद रहे हैं तो कंज्यूमर को भी उतने में मिलेगा, आगे तक महंगा हो जाएगा उसके लिए, ओपन मार्केट में भी उससे महंगा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट ज्यादा महंगा नहीं मिलना चाहिए, कि एमएसपी का कंज्यूमर पे क्या इम्प्लीकेशन होगा। ऐसा नहीं हो कि एमएसपी बहुत ज्यादा हाई डिक्लेयर कर दी तो चीजें महंगी होगी। तो ये सारी चीजें फैक्टर आपके पिक्चर में लिए उसमें कंसिडर किए जाते हैं। वैसे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसमें से ये वाला याद रखना है, A2 प्लस FL। A2 यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये क्वेश्चन आता है आपसे दूसरा। और FL आपका फेवली लेबर है। मान लो अभी क्या होता है, गवर्नमेंट A2 ही देखती है, बस A2 ही देखती है। तो जैसे मान लो किसान को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 100 रुपए, तो गवर्नमेंट ने 150 फिक्स कर दिया एमएसपी। लेकिन वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका उसने कंसिडर ही नहीं किया, उनको भी तो डेली कुछ, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, तो उसका भी तो कुछ पैसा ऐड होना चाहिए। तो स्वामीनाथन ने क्या बोला था कि A2 प्लस FL तो होने चाहिए, और साथ में एक चीज और उन्होंने ऐड करी, ठीक है वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अभी फैमिली लेबर को कंसिडर नहीं किया जाता है, जनरली गवर्नमेंट सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही देखती है, ठीक है। तो A2 प्लस FL होना चाहिए मिनिमम, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट A2 ही करती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स of the union government takes a final decision on the level of MSPs and other recommendations made by the CACP. This line is important. पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन है, ठीक है। और एमएसपी पे जो देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कुछ भी खरीदेगी तो वो खरीद के गवर्नमेंट को कौन देता है, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द नोडल सेंट्रल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद अदर स्टेट एजेंसीज अंडरटेक्स प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स। सारा प्रोक्योरमेंट FCI करता है, ठीक है। इसलिए FCI बहुत बड़ी, मतलब कहते हैं करप्ट भी है बहुत ज्यादा, ठीक है, करप्शन बहुत ज्यादा हाई है FCI। FCI भी पढ़ेंगे, एक टॉपिक FCI भी है अभी जो मैं बता रहा हूँ करंट, उसमें ये भी आएगा। तो FCI बहुत, इसलिए इसको व्हाइट एलिफेंट भी बोलते हैं। व्हाइट एलिफेंट किसको बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट FCI पे बहुत ज्यादा खर्चा करती है, क्यों, क्योंकि करप्शन इतना है, इनको फैसिलिटीज बहुत ज्यादा दी हुई है, लेकिन उसका कोई ऐसा यूज नहीं है। अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करोगे तो स्टोरेज फैसिलिटी इससे बेटर डेवलप करके देंगे और करप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाइट एलिफेंट जितना इस पे खर्चा होता है उतना कमा के नहीं देता, उतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो व्हाइट एलिफेंट उसे बोला जाता है जिसमें भाई खर्चा बहुत ज्यादा होता है और कमाई कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। The CACP is an attached office of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, formed in 1965. It is a statutory body that submits separate reports recommending prices of Kharif and Rabi seasons. खरीफ की अलग, रबी की अलग। फिर है एक कमीशन बनाया गया था जो आपका MSP पे डील करता है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, स्वामीनाथन कमेटी, ठीक है। इसको हेड किसने किया था, स्वामीनाथन। On 18th November 2004, ये डेट याद रखिए, यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। ये याद रखना कि इसका चेयरमैन कौन था, with Swaminathan as its chairman. The main aim of the committee was to come up with a sustainable farming system, make farm commodities cost competitive and more profitable. यानी MSP आपको उसी हिसाब से डिसाइड करनी है।
In 2006, it recommended that MSP must be at least 50% more than the cost of production. अभी मैंने आपको बताया. It talked about the cost of farming at 3 levels. पहला A2. A2 तो आपकी cost of production है, seeds, fertilizers. All types of cash expenditure to generate the crops like seeds, manure, chemicals, labor cost. Labor cost कौन सी? बाहर वाली, फैमिली वाली नहीं, बाहर वाली. फ्यूएल कॉस्ट एंड इरिगेशन कॉस्ट, जो भी आपका प्रोडक्शन में जो भी चीजें काम में आती है वो सारी. दूसरा है A2 प्लस FL. यहाँ पे A2 में FL क्या ऐड हो गया? अनपेड फैमिली लेबर. फैमिली वाले लोग हैं उनको तो पे कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है. और थर्ड C2. C2 में क्या आ गया? मान लो कोई लैंड आपने रेंट पे ले रखी है, ठीक है, या फिर आपने कहीं से लोन लिया है बैंक से इंटरेस्ट पे, ठीक है, सीड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह के लिए. वो तो आपने कहीं पे इंक्लूड करे ही नहीं है, ठीक है, वो कहीं पे इंक्लूड नहीं करे ना आपने. तो जब आप इनको भी इंक्लूड कर दोगे तो वो C2 होगा. तो सबसे नीचे के लेवल पे आपका A2 है. A2 आपके सबसे नीचे लेवल पे क्यों है? क्योंकि A2 में सिर्फ आपका क्या आता है? A2 में सिर्फ आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है. अगर इसको हम इस तरीके से देखें, सबसे नीचे आपका A2 है. यहाँ से क्वेश्चन आया बहुत बार, ठीक है, शायद CDS में तो 8-10 बार पूछा गया. सबसे नीचे A2 है, उसके ऊपर A2 प्लस FL है, और सबसे ऊपर C2. अब क्या है? A2 में तो सिर्फ आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है कि भाई सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब में कितना खर्चा किया. FL में आपका जो अनपेड फैमिली लेबर है उसको भी इंक्लूड करेंगे. और C2 में आपका जो एडिशनल जो थिंग्स थी जो हमने ऐड नहीं करती, एडिशनल एक्सपेंडिचर जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन्स या रेंट ऑन लैंड. तो गवर्नमेंट क्या करे? अगर C2 के हिसाब से देगी तो बहुत MSP बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि C2 में तो बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई, तो बहुत ज्यादा MSP हाई हो जाएगा. गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इस पे भी करे तो भी पैसा ज्यादा देना पड़ेगा. गवर्नमेंट इस वाले को लेती है. तो स्वामीनाथन ने बोला था इसको लेना है C2, लेकिन गवर्नमेंट इसको लेती है सिर्फ A2, और कुछ केसेस में A2 प्लस FL. C2 कहीं पे नहीं कंसिडर किया जाता, ठीक है. अब आपको पता होना चाहिए A2 क्या है, A2 प्लस FL क्या है, और C2 क्या है. यहाँ से इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था कि A2 प्लस FL में क्या क्या आता है, ठीक है. तो ये 3 आपके फॉर्मूले, क्या क्या आता है अब आपको समझ आ गया. आगे चलते हैं. रबी क्रॉप्स. क्वेश्चन ये भी आता है कि रबी क्रॉप्स कौन कौन से होती है. द गवर्नमेंट hiked the minimum support price for rabi crops for the marketing season 2021 after a decision was taken at a meeting of the cabinet committee on economic affairs headed by the prime minister. ये भी याद रखना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर. अब आपकी रबी को कितना कर दिया? 1.5 टाइम्स कर दिया, ठीक है. अब इतना ही करते हैं, अब इतना 1.5 टाइम्स. पिछले साल भी इतना ही करा था, इस साल भी हर साल इतना ही करेंगे. अब रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? दे आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है, सर्दियों में. और कब इनको हार्वेस्ट करते हैं? अप्रैल टू जून. कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स कौन सी? वीट, बार्ली, पीर, ग्राम एंड मस्टर्ड. ये याद रखना. बहुत बार यूपीएससी ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स. Though these crops are grown in large parts of India, states from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. आपको पता ही है wheat पंजाब हरियाणा नंबर 1 है, ठीक है. राइस जम्मू में बहुत होता है, ठीक है. तो ये क्यों है? तो यूपी में भी आपका wheat, राइस, और आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका हरियाणा, पंजाब
और वेस्टर्न यूपी में हुआ था, तो वहां तो व्हीट का ही ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, इसलिए वहां की सॉइल की फर्टिलिटी अब कम हो गई है, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स की वजह से। तो आपका जो ये राबी क्रॉप से ज्यादातर कौन से एरिया में बेचती है? ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, आएगा ही, कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है क्यों? ठीक है, और कहाँ होना चाहिए? राबी क्रॉप। फिर स्वामीनाथन कमेटी ने क्या बोला था वो मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लो। Swaminathan Committee's original recommendation was to fix the MSP at levels at least 50% more than the weighted average cost of production. देखो weighted average cost of production को इसने डिफाइन नहीं किया, लेकिन वो C2 होना चाहिए। However, the committee failed to define what constituted the weighted average cost of production. The government fixes the MSP of 22 mandated agricultural crops based on the recommendation of the Commission for Agriculture Cost and Prices. The list of crops shielded by price fluctuations include 14 kharif crops, 6 rabi crops, and 2 commercial crops. The CACP is also responsible for fixing the fair and remunerative prices for sugarcane. शुगर केन के लिए अलग से प्राइसेस फिक्स होती है, जिन्हें हम कहते हैं FRP। होता क्या है, जो शुगर केन है आपको पता है कि शुगर केन खरीफ क्रॉप्स आप घर पे पढ़ना है। मैं ज्योग्राफी पढ़ाने बैठ जाऊंगा। वो तो जो राबी नहीं है वो सारी खरीफ है। ठीक है, क्या होता है, जो राबी नहीं है वो सारी खरीफ है फिर। ठीक है, राबी में जिनका नाम नहीं है वो सारी खरीफ है। क्या होता है, कहाँ बात कर रहे थे हम अभी, क्या पॉइंट था यार, पॉइंट ही भूल गया। क्या समझाने लगा था यार। हाँ, FR। नहीं नहीं, तबीयत मेरी सही है, बस ये मेरे को थोड़ा है ना, बारिश होती है ना तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे ना। बारिश ज्यादा होती है तो क्या है, आपका है ना वो आ जाती है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, उससे प्रॉब्लम है। तबीयत मेरी सही है, तबीयत को कुछ नहीं हुआ है मुझे, ये थोड़ी बस छींकें आ रही है तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस शुगर केन के लिए। ये कौन डिक्लेयर करता है? सेंटर। सेंटर किसके कहने पे? वही कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर डिक्लेयर करती है, CACP के कहने पे। अब क्या होता है, शुगर केन को लेके बड़ी राजनीति चलती है, क्योंकि आपको पता है शुगर इंडस्ट्री जितनी भी शुगर मिल्स, उनको सबको शुगर केन की जरूरत होती है। ठीक है, तो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है अच्छा खासा, काफी जगह है। ठीक है, और आपको पता है शुगर केन को पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, तो इसको लेके भी राजनीति चलती है। लेकिन यहाँ पे क्या राजनीति हो रही है, सेंटर ने जो डिक्लेयर करी FRP, स्टेट भी डिक्लेयर करता है शुगर केन की प्राइस, वो स्टेट उससे ज्यादा डिक्लेयर करेगा हमें FRP से ज्यादा। स्टेट रिम्यूनरेटिव प्राइस, स्टेट ज्यादा डिक्लेयर करेगा, क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स, कि भाई जहाँ पे गन्ने का ज्यादा प्रोडक्शन होता है वहां के सारे किसानों का वोट हमको चाहिए, और ये दिखाने के लिए कि हम किसानों का कितना ध्यान रखते हैं। तो ये शुगर केन की केस में ही होता है, ठीक है, बाकी केस में नहीं होता है। नहीं, जम्मू क्या, सही तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी थोड़े दिनों में सही हो जाएगा।
कभी कभी होता है, कभी कभी बीमार भी होना चाहिए यार। कम से कम लोग पूछते हैं क्या हाल। वैसे भी देखा मैंने क्लास में, जब मैं बीमार था सिर्फ 3 लोगों का मैसेज आया था मुझे कि सर गेट वेल सून। तो वही वाली बात है ना, अकेले आए हो अकेले ही जाना है, तो क्या ज्यादा चिंता करना है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है दुनिया की। ठीक है, अपने बारे में सोचो और अपना भला देखो। ठीक है, अकेले आए हो अकेले जाओ। ठीक है? ये मत सोचो ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा, पढ़ाई करो कुछ बन जाओ। ठीक है, नहीं तो लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते रहेंगे आपका। ठीक है, कुछ बन जाओ, नहीं तो लोग कहेंगे देखो यार क्या है, इसकी जॉब पे नहीं लगी। ठीक है, तो अब बन जाओगे कुछ तो लोग आगे पीछे घूमेंगे, नहीं तो फिर आप गलियों में घूमोगे। वैसे भी आजकल किसी को किसी की नहीं पड़ी है। ठीक है, लोग बड़े मेटलिस्टिक हो गए, पता है ना आपको। कलयुग कलयुग चल रहा है। ठीक है, तो आते हैं आप। हाँ, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद छुट्टी कर देंगे। ठीक है, कल नया टॉपिक। तो स्वामीनाथन ये आपका। ठीक है, तो आप भी कह रहा हूँ सीएसईपी किन चीजों को फैक्टर्स, किन चीजों को कंसिडर करती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइसेस। ठीक है, ये भी तो देखेगी ना कि भाई क्या प्राइसेस है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइसेस, ठीक है पहली चीज। दूसरा इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, जो अभी मैंने आपको बताया था, ओवरऑल डिमांड सप्लाई। ठीक है, लाइकली इफेक्ट ऑफ द एमएसपी ऑन इन्फ्लेशन, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। देखो इस पूरी स्लाइड में ये लिखा है कि स्वामीनाथन ने तो बोला कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ A2 वाले पे करती है। देखो, according to the formula prescribed by the Swaminathan committee, there are three variables: A2, A2 plus FL and C2। A2 में क्या आता है हम देख चुके हैं, A2 plus FL में क्या आता है हम देख चुके हैं, C2 क्या होता है हम देख चुके हैं। The ideal formula according to the committee would be MSP is equal to C2 plus 50% of C2। ये होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया गवर्नमेंट इसको नहीं करती। Budgetary constraints have held back government from taking a generous approach while setting the MSP। ऐसा नहीं है इतना गवर्नमेंट, इसलिए A2 प्लस 50% ऑफ A2 काउंट करती है। ठीक है, इज द फॉर्मूला बीइंग अपहेल्ड। नहीं भाई नहीं है। ठीक है, इसमें ये लिखा है कि कुछ पे A2 प्लस A2 को सपोर्ट करता है, कुछ पे 40% के केस में A2 है। और अगर A2 प्लस FL देखा जाए तो कुछ है C2 में कोई भी आपका C2 के हिसाब से कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन नहीं, यानी कुछ A2 के बेसिस पे कैलकुलेट की गई है और कुछ A2 प्लस FL के बेसिस पे की गई है। तो वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। बस आपको इतना याद रखना है कि कुछ में A2 के बेसिस पे है, कुछ में A2 प्लस FL के बेसिस पे कैलकुलेशन, लेकिन C2 के बेसिस पे कहीं नहीं। ये भी जब बीजेपी आई है तब है, कांग्रेस के टाइम पे तो A2 ही चलता है, इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, तो लेटेस्ट रिवीजन क्या है अभी मैंने आपको बता दिया, 50%। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब डेटा है। ठीक है, एक बार मन करे तो पढ़ना। बाकी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमएसपी शुड बी C2 प्लस 52%, इतनी होनी चाहिए स्वामीनाथन के साथ। ठीक है, ये सब डेटा है कि कितने में कौन सी खरीदी गई, 350 क्विंटल, ये किसी काम का नहीं है आपका डेटा, इसको आप रख। ठीक है, जो काम की चीजें थी वो हमने देखी। हाँ, पीडीएस में एमएसपी का बहुत आता है भाई, ये तो हम पढ़ेंगे ना, अभी पीडीएस पढ़ेंगे तो वहाँ पीडीएस भी पढ़ेंगे। पीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू विल गेट वन क्वेश्चन ऑन पीडीएस। एमएसपी पे क्या क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी, हाउ इट अफेक्ट्स द फार्मर्स, ये क्वेश्चन था सिंपल। ठीक है, पीडीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी विल सी पीडीएस इन डिटेल, कैसे इवोल्यूशन हुआ है क्या है। पीडीएस पे हर साल क्वेश्चन आता है मेंस में। ठीक है, तो पीडीएस और एमएसपी को, पीडीएस, एमएसपी और एफसीआई, तीनों को हम एक साथ क्लब करके समझेंगे जब पीडीएस पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो अभी आपको एमएसपी पता होना चाहिए, ये जो फैक्चुअल चीज है ये आपको याद रखने की जरूरत है।
हाँ, लेकिन ये जरूर याद रखना खरीफ क्रॉप में कौन कौन आता है, रबी में कौन कौन सा आता है, C2 A2 क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट अपनी वाहवाही करती है कि हमने 50% बढ़ा दी, लेकिन आपने वो 50% बढ़ाई है प्रोडक्शन के बेसिस पे, बस C2 के बेसिस पे नहीं बढ़ाई है। और आपने प्रोडक्शन कॉस्ट को भी क्या किया है, प्रोडक्शन कॉस्ट को भी आपने कम करके दिखाया है, ताकि आपका MSP जो है वो ज्यादा लगे। ठीक है, तो अगर आप C2 के हिसाब से करते हैं तो बात ठीक। ओके, तो ये यहाँ पे क्या है कि ये यही बोल रहा है कि दी फिगर्स कैन बी मिसलीडिंग। जो आपकी गवर्नमेंट बोलती है ना कि हमने इतना बढ़ा दिया उतना बढ़ा दिया, बोला अगर C2 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो तो कुछ बढ़ाया ही नहीं आपने। ठीक है, तो ये वाली बात है आपको लिखी हुई, पढ़ लेना घर जाके, कुछ नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो काम की चीजें थे वो हमने पढ़ ली। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये आपका उसका पार्ट है, क्या कहते हैं, एनवायरमेंट का, लेकिन मैं आपको काम की चीज जो बता रहा हूँ ये है कि भाई ये कब शुरू हुआ आपके 2012 में। देखो एक अर्थ समिट हुई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने थोड़ी बहुत एनवायरमेंट पढ़ी होगी तो एक अर्थ समिट हुई थी 1992 में। देखो जिसको एनवायरमेंट अच्छे से क्लियर है ना, उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, एनवायरमेंट और इकोनॉमी, इन दो से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब से IF उसको आपने कंबाइन किया है तब से। ठीक है, तो 1992 में अर्थ समिट हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, रियो डी जनेरो। ठीक है, ब्राजील। क्या था अर्थ समिट में, तीन चार चीजें आपके निकल के आए थे, जिसमें एक तो आपका UNFCCC निकल के आई थी। ठीक है, एक आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट निकल के आया, एजेंडा 21 निकल के आया, ऐसे करके बहुत सारी चीजें निकल के आई। तो अब उसमें क्या क्या आता है, ये तो हम एनवायरनमेंट में जब करंट अगर पढ़ते तो पढ़ाते हैं आपको बहुत डिटेल में, लेकिन उसी का अब 20 साल बाद वापस से वहीं पे एक समिट हुई 2012, जिसे Rio+20 कहते हैं। तो इस Rio+20 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकल के आए। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्यों निकल के आए 2020 में, क्योंकि आपके इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपके एक्सपायर कर गए और अचीव भी नहीं कर पाए हम उसमें कुछ। देयर वर 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसमें हम कुछ खास अचीव नहीं कर पाए, तो इसलिए उसी को किसने आपके सक्सीड किया, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके कब, मतलब वो आए पिक्चर में, तो कब आए, Rio+20 वाले मीटिंग। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है UNF गोल्स, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो सबसे पहले ब्रंटलैंड कमीशन ने किया, ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में हुई थी इसके बाद, तो उसमें नहीं जा रहे हम, इतना डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, अगर आपको कहीं से मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स से पुराने हैं, लेकिन उनमें एनवायरनमेंट मैंने पूरा बहुत डिटेल में पढ़ाया है, मिले तो पढ़ लेना कहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट शंकर में दे रखा है, लेकिन शंकर में क्या है वो मतलब सिस्टमेटिक। तो ये जो आपकी है, इसमें ये सारे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकल के आए, और इसके लिए जो आपका डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था उसका नाम था द फ्यूचर वी वांट, ये भी याद रखो। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज डाली। ठीक है, तो 2015 में आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपके क्या हो गए, एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गए। कब से कब तक है, 2016 से लेकर 2030 तक, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग है। सबसे बड़ी बात क्या है, नॉन बाइंडिंग, दिस इज द प्रॉब्लम। अचीव करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो। ठीक है, तो इसमें 17 गोल्स हैं, और ये 17 गोल्स आपको याद रखने, क्यों याद रखने, क्योंकि आपको ऐसे में, मेंस में, हर जगह पे ये गोल्स, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेंस में। ठीक है, तो ये 17 गोल्स आपके ये बात। ठीक है, अब इनको आप कैसे याद करोगे, रट्टा लगाओ बैठ के, जो भी करना है करो।
ठीक है, एंड पॉवर्टी एंड हंगर, एंश्योर हेल्दी लाइफ, एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी। देखो हर चीज से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है। जब भी आप कोई आंसर लिखोगे किसी भी चीज से रिलेटेड, वहां पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कोट कर सकते हो। जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एनर्जी, ठीक है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इनइक्वालिटीज अमंग कंट्रीज कम करनी है, ठीक है, सिटीज को सस्टेनेबल बनाना है, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, ओशियन सीज और मरीन रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है सोसाइटीज का, ठीक है, इफेक्टिव आपका होना चाहिए, फिर इफेक्टिव और जस्टिस सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, सबको एक्सेस होनी चाहिए, और लास्ट में ठीक है ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए। ये तो बोल बच्चे का लास्ट वाला था, लेकिन ये 16 आपके 16 आते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन, नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे नंबर वाइज है 1 to 17। आपको इतना है कि अगर जेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आप पुट कर सकते हो ये भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। अगर आपका मैरिन रिसोर्सेज से कोई आया, आपका मैरिन सिस्टम वगैरह से, तो आप इसको पुट कर सकते हो कि भाई जेंडर आपका ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसकी बात करता है। इसलिए आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। वैसे तो आपका करंट उसका पार्ट है ये एनवायरमेंट का, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका लास्ट है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। इंडिया ने क्या किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हाँ इंडिया की क्या क्या अचीवमेंट है देखो। इंडिया ने आपका मनरेगा, ठीक है, मनरेगा ने जॉब्स प्रोवाइड कराई है और उनका लाइवलीहुड इंप्रूव किया है, ठीक है, गांव वालों को। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आपने फूड प्रोवाइड कराया है, ठीक है। उसके बाद ओपन डेफिकेशन फ्री, आपका जो स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी हम जनरेट करते हैं 175 गीगावाट, ठीक है। उसके बाद अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, एक आपका अमृत है और दूसरा आपका हृदय है। अमृत किसके लिए, आपका सिटीज में जो आपके सैनिटेशन फैसिलिटीज है उनको इम्प्रूव करने के लिए, और हृदय आपका किसके लिए है, हृदय आपका हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपको, और एक और है प्रसाद, प्रसाद का यहाँ पे जिक्र नहीं है, प्रसाद पिलग्रिमेज के लिए, जो पिलग्रिमेज वाली सिटीज है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमृत किसके साथ रिलेट करके रखा गया है, स्मार्ट सिटी के साथ। तो आप स्मार्ट सिटी तो बनाओगे, साथ में आप जो 300 सिटीज है वहां पे सैनिटेशन फैसिलिटीज वगैरह को इंप्रूव करोगे अंडर अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अमृत आपका स्मार्ट सिटी से क्लब करके देखते हैं हम अमृत को, ठीक है। तो ये किया है गवर्नमेंट ने, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज में अपना रेटिफाई किया है पेरिस एग्रीमेंट में कि हम भाई ये करेंगे। मैंने आपको बताया था ट्री कवर बढ़ाएंगे, CO2 एमिशन को कम करेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, ये वाला काम 175 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे। 3 INDC दिए। तो ये इंडिया ने काम किया। आपसे कोई पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भाई इंडिया का क्या अचीवमेंट है, दीज आर द अचीवमेंट। और फिर आप इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह की भी बात कर सकते हो, AQI की, ठीक है, NAPCC की भी बात कर सकते हो, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके लिए मेंशन किया। इस तरह से आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। ये चीजें आपको मेंशन करनी होती है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इससे पहले 8 थे, ये भी आपको याद रखने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये आप एक्सपायर कर गया वैसे, ठीक है। तो ये आपके 8 थे, देखो ये काफी कम थे, इनमें ना सारा कुछ इंक्लूड नहीं था, ये बहुत ज्यादा लिमिटेड थे, मतलब इनका स्कोप बहुत लिमिटेड है। जबकि आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनका स्कोप काफी वाइडर है, उन्होंने सब कुछ इंक्लूड किया। और क्या है, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे आपने कंसल्ट नहीं किया था कंट्रीज से, ऐसे ही लेके आ गए, कंसल्ट नहीं किया कि भाई हाँ भाई ये हम लेके आ रहे हैं। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रॉपर कंसल्टेशन है, तो ये अचीवमेंट इनमें बहुत कोई खास रहा नहीं किसी भी कंट्री को, ना सपोर्ट मिला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टाइम भी दिया गया है, कंसल्टेशन भी प्रॉपर है, सब कुछ इंक्लूड भी किया गया है, इसलिए वो बेटर है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक खत्म होते हैं। आज मैं इसके स्लाइड आपको भेज दूंगा, और बाकी हम कल जो पढ़ेंगे उसके स्लाइड्स में आपको भेज दूंगा। कल 3 to 5 होगी आपकी
किसी को कोई डाउट है कि